नमस्कार दोस्तों, दीपचंद एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में वर्ष 2011 से अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का हम इस जो हमारी सेशन है यूट्यूब पर, उसके माध्यम से वीडियो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा इस सेशन में प्रत्येक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, उन क्वेश्चनों का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन से आपको विगत भर्ती परीक्षा स्कूल लेक्चरर में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उनका एक आइडिया लगेगा, जो कि आपको आगामी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में एक अच्छी रणनीति के साथ काम करने के लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से बार बार अभ्यास करना है और परीक्षा के ट्रेंड को समझने की कोशिश करनी है। जो आज इस सीरीज में क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं वो कंपनी के पार्ट 2 है। कंपनी अकाउंट्स के पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन थे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन के सेशन में जाके आप वीडियो क्या इस अकाउंट्स का कंपनी अकाउंट्स का पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इन क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंश अंकित मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे किस खाते में डेबिट किया जाता है। तो दोस्तों, जब प्रवर्तकों को अंकित मूल्य पर अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या होती है दोस्तों? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट के साथ में कभी कभी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी डेबिट कर दिया जाता है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ऑप्शन में नहीं है। और इसमें देखो, पहले ऑप्शन में प्रारंभिक व्यय दिया गया है और दूसरे ऑप्शन में ख्याति दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा प्रवर्तकों को अंकित मूल्य पर अंश निर्गमित करने पर, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त मुद्रा जमा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पूंजी निर्गमन नियंत्रण के पास में, सेकंड ऑप्शन है कंपनी के बैंक खाते में, थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित बैंक में परियोजनार्थ विशेष खाता खोलकर, और फोर्थ ऑप्शन है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों, जो अंशों के आवेदन की राशि प्राप्त होती है उसको कंपनी के द्वारा एक अनुसूचित बैंक में, शेड्यूल बैंक में इस परियोजनार्थ मतलब इस विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष खाता खोल के जो आवेदन राशि प्राप्त होती है उसको जमा करवाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी के द्वारा जब शेयर इशू किए जाते हैं तो उन पे जो न्यूनतम एप्लीकेशन मनी होती है, न्यूनतम आवेदन राशि होती है, वो कंपनी एक्ट के अनुसार 5% होती है। किसका? फेस वैल्यू का। अर्थात कंपनी के द्वारा इश्यू किए गए शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी होती है वो कम से कम 5% फेस वैल्यू के उनके अंकित मूल्य का प्राप्त करना जरूरी होता है। और यदि इसी को हम सेबी एक्ट के अनुसार देखें, सेबी के अनुसार दोस्तों न्यूनतम आवेदन राशि 25% होती है, और जो ये 25% होता है वो इश्यू प्राइस का निर्गमन मूल्य का होता है। सूचना के अभाव में दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन में आपको साफ शब्दों में पूछा जाए कि कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए अंशों पर न्यूनतम आवेदन राशि कितनी होगी, तो आपको सेबी के अनुसार ही मानना है, और सेबी के अनुसार आपको उस क्वेश्चन में 25% निर्गमन मूल्य का आंसर करना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से पूंजी कोष कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व। इसमें दोस्तों आपको कैपिटल रिजर्व कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संपत्ति उपार्जन, सेकंड ऑप्शन है अंश प्रीमियम, थर्ड ऑप्शन है पुनर्मूल्यांकन, और फोर्थ ऑप्शन है पूंजी शोधन संचय। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
देखो दोस्तों, जो सेकंड ऑप्शन है अंश प्रीमियम शेयर प्रीमियम, वो एक तरीके से कैपिटल नेचर का रिजर्व है। और दूसरा ऑप्शन है, सॉरी थर्ड ऑप्शन है पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन, ये भी कैपिटल नेचर का रिजर्व है। और फोर्थ ऑप्शन है पूंजी शोधन संचय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR, ये भी एक कैपिटल नेचर का रिजर्व है। तो इस प्रकार जो बाकी के तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अंश प्रीमियम, पुनर्मूल्यांकन और पूंजी शोधन संचय, ये सभी कैपिटल रिजर्व है। क्या है दोस्तों? ये कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल नेचर के रिजर्व है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। जो आरपीएससी की आंसर की आई थी उसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा आपत्तियां लगी थी, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन हो जाए, ऋणपत्र शोधन संचय के शेष को किस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कंपनी अकाउंट्स की इससे पहले वाली क्लास हमने अपलोड की थी, उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड समझने की ज़रूरत है कि देखो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये मतलब पहले भी पूछा गया है, और फिर ये दोबारा जो एग्ज़ाम हुई, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे 2013 के बाद में 2015 में हुई, ऐसे कुछ दोबारा वाली एग्ज़ाम में, बाद वाली एग्ज़ाम में भी इसको पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए हम आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज हैं वो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यदि आपने इन क्वेश्चनों को भी दोस्तों सॉल्यूशन कर लिया तो आपको मतलब एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन हो जाए, ऋणपत्र शोधन संचय खाते के शेष को किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के शेष को किस खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अकाउंट को सामान्य संचय जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋणपत्रों के शोधन के लिए डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR का निर्माण किया जाता है, जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से किया जाता है, तथा शोधन के पश्चात डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो भी बनाया गया है उसका बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का कारण है कि डिबेंचर सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किया जाता है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक रेवेन्यू टाइप का, रिजर्व टाइप का, रेवेन्यू टाइप नेचर टाइप का एक अकाउंट है, रिजर्व है। तो यदि हम रेवेन्यू नेचर के अकाउंट से किसी रिजर्व का क्रिएशन कर रहे हैं, तो हम आखिर में उसका समायोजन होने के बाद में यदि उसमें बैलेंस बचता है तो उसको रेवेन्यू नेचर के रिजर्व में ही ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन से DRR या DSF डिबेंचर सिंकिंग फंड का निर्माण किया जाता है, और आखिर में इनका बैलेंस भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि एक रेवेन्यू रिजर्व टाइप का रिजर्व है। ओके, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये वर्ष 2018 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, स्वेट इक्विटी अंश एक कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं केवल उसके संचालकों को, केवल उसके कर्मचारियों को, उसके संचालकों तथा या कर्मचारियों को, केवल उसके अंशधारियों को। दोस्तों कंपनी के द्वारा जो तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारी या संचालक डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उनको कंपनी के द्वारा स्वेट इक्विटी अंश जारी किए जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वेट इक्विटी अंश होते हैं उनको कठोर श्रम साध्य क्षमता अंश भी कहते हैं, और इनका उल्लेख कंपनी एक्ट की धारा 54 में किया गया है। और इनको क्या कहते हैं? कठोर श्रम साध्य क्षमतांश
कठोर श्रम साध्य समतांश भी इनको कहते हैं और धारा 54 में इनका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वेट इक्विटी अंश होते हैं केवल उनको ही बट्टे पर जारी किया जाता है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अन्य किसी अंशों को अब बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता, केवल स्वेट इक्विटी अंशों को ही बट्टे पर जारी किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी अंश एक्चुअली में होते क्या हैं? ऐसे कर्मचारी जिनके पास तकनीकी दक्षता या नो हाउ का नॉलेज होता है उनको कंपनी में बनाए रखने रोके रखने के लिए स्वेट इक्विटी अंश उनको जारी किए जाते हैं, जो कि दोस्तों फेस वैल्यू से कम मूल्य पर अर्थात डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं। इस प्रकार स्वेट इक्विटी अंश कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनको कंपनी में बनाए रखने के लिए कि कंपनी को वो छोड़ के न जाए और उनकी जो तकनीकी क्षमता है, तकनीकी दक्षता है, उस योग्यता का लाभ कंपनी को फ्यूचर में मिलता रहे। इस प्रकार उनको स्वेट इक्विटी अंश जारी करके एक तरह से लिए वो कंपनी में बने रहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बकाया मांग पर ब्याज चार्ज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 10% वार्षिक दर से या संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दर जो कम हो, केवल सारणी ऐप द्वारा निर्धारित दर से, केवल संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दर से कोई ब्याज नहीं वसूल किया जाता। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिनमें ये केवल वर्ड लगा होता है उन प्रश्नों को आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल वर्ड जिस प्रश्न में लगा है उस प्रश्न में जो केवल वर्ड जिस ऑप्शन के साथ में लगा है उसका एक लिमिटेड अर्थ निकल जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में यदि आप कन्फर्म हो कि केवल शब्द जिस ऑप्शन के साथ लगा है उसी ऑप्शन को आपको टिक करना चाहिए। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन यदि पूर्णतया तरीके से नहीं आता है तो उस कंडीशन में ये ट्रिक आपको काम में लेनी है, नहीं तो यदि आपको प्रश्न आता है तो ये ट्रिक आपको काम में नहीं लेनी है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बकाया मांग होती है, जो कॉल्स इन एरियर होती है, उन पर कंपनी के द्वारा 10% वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जा सकता है और ये जो 10% वाली राशि है वो संचालक मंडल द्वारा निर्धारित जो कम होती है मतलब 10% या संचालक मंडल द्वारा इससे कम राशि यदि निर्धारित की जाती है तो वो होगी। तो दोनों में से जो कम होगी उस प्रतिशत से कॉल्स इन एरियर पर ब्याज चार्ज किया जाएगा और जो कॉल्स इन एडवांस होता है उस पर 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा। जो दोस्तों 12% और 10% जो राशि है या जो संचालकों के द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि है दोस्तों उसका कंपनी के अंतर नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना जरूरी होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉल्स इन एडवांस और जो कॉल्स इन एरियर होता है वो दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल टाइप का अकाउंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में आपको इनके नेचर के बारे में पूछा जाए तो आपको इनको प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है केवल सारणी ऐप के द्वारा निर्धारित दर से। तो इस क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है यदि आपने स्पष्ट रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें साफ साफ शब्दों में दिया गया है कि 10% वार्षिक दर से या संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दर जो भी कम हो उस पर बकाया मांग पर ब्याज चार्ज किया जाएगा। जबकि जो आरबीएससी की बुक है उनमें ये केवल यही दिया गया है कि सारणी ऐप के द्वारा 10% या जो भी 12% है कॉल्स इन एडवांस पर वो ब्याज चार्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है इन चीज़ों का स्पष्ट रूप से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बैंकिंग कंपनी अपने 5000 10% वाले ऋण पत्र प्रत्येक 1000 रुपये अंकित मूल्य के उपलब्ध पर्याप्त विभाजन योग्य लाभों से
शोधन करना चाहती है, इस परिस्थिति में कितनी राशि ऋणपत्र शोधन संचय खाते में धारा 71(4) की आवश्यकता अनुसार हस्तांतरित की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो डिवेंचर सिंकिंग फंड या डीआरआर बनाया जाता है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो बकाया ऋण पत्र होते हैं उनकी फेस वैल्यू, बकाया ऋण पत्रों की वैल्यू का 10% डीआरआर बनाना अनिवार्य होता है। लेकिन जो बैंकिंग कंपनीज होती है उनको डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने से एग्जम्प्ट किया गया है, अर्थात उनको छूट दी गई है। बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, 71(4) की धारा के अनुसार डीआरआर में कितनी राशि हस्तांतरित करी जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 शून्य होगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो नॉन बैंकिंग या अदर कंपनीज वगैरह है उनको बकाया ऋण पत्रों की वैल्यू पर कम से कम 10% डीआरआर बनाना आवश्यक है। और जो कि डीआरआर बनाया जाता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बनाया जाता है। और जब डीआरआर मतलब ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाता है तो डीआरआर की राशि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज की क्वेश्चन की सीरीज हमारी पूरी हुई और हम जल्द ही आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके क्वेश्चनों को विगतवर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने लेके आएंगे। यदि दोस्तों हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको अच्छा लगता है और हमारे द्वारा करवाया गया सॉल्यूशन आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।